सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, जो कि अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो प्रदेश के 2 करोड़ 80 लाख परिवारों की सेवा करेंगे। उनका लक्ष्य हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में समानता, समृद्धि और गरीब कल्याण के लिए काम करने का संकल्प लिया है। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में क्रॉनिक किडनी रोगियों के लिए डायलिसिस सेवा फ्री मिलेगी, इसका ऐलान किया। भविष्य में सभी मेडिकल कॉलेजेस में भी निःशुल्क डायलिसिस सुविधा दी जाएगी। सीएम सैनी ने मंत्रियों के कार्यभार को संभलवाया और साथ ही मंत्रियों को अलॉट हुए कार्यालय में पहुंचकर उन्हें कुर्सी पर भी बैठाया। वो प्रदेश में जो किडनी के पेशेंट हैं, जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम जो किडनी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होगा। तो आज उस फाइल के ऊपर साइन किए हैं। हरियाणा प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में अब व्यक्ति को ये खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। हरियाणा सरकार इस खर्च को वहन करेगी। हरियाणा प्रदेश के किसानों को मैं स्पष्ट रूप से ये आग्रह करना चाहूंगा कि एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा। कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारी सरकार एक किसान हितैषी सरकार है, किसान के हित में कदम उठाने वाली सरकार है। और हम, क्योंकि कई बार जैसे दबाव आता है, उस दबाव को किसान भी हमारा समझ रहा है, हम भी समझ रहे हैं, क्योंकि एकदम पूरा दबाव बनता है। फिर जहां जगह किसान को मिलती है धान वहां डाल देता है, क्योंकि काफी संख्या में आता है, परंतु उसको हम धीरे धीरे करके काबू पा रहे हैं। इस बात को सभी समझ रहे हैं। तो हरियाणा में पदभार के बाद आज चंडीगढ़ स्थित सचिवालय में कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के किसानों को फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि उनकी फसल का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा। किसानों के खाते में धान की खरीद के 3056 करोड़ रुपए सीधा उनके खातों में पहुंचाना है। आज तक 3,44,000 मीट्रिक टन बाजरे की आवक हुई है और इसमें से 2 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की खरीद की जा चुकी है। किसानों के खाते में 331 करोड़ रुपए बाजरा किसानों के खाते में पैसा इसका भेज दिया गया है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है और इस मौके पर पूर्व मंत्री असीम गोयल ने जलेबी बांटी। उन्होंने जमकर के कांग्रेस पर निशाना साधा। असीम गोयल ने कांग्रेस नेता अजय यादव पर चुटकी लेते हुए कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी तो ये शुरुआत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जमीन से जुड़े नेताओं की कदर नहीं कर पाए और धीरे धीरे कर सभी कांग्रेस छोड़ते हुए निकल रहे। बूथ प्रधान से लेकर राष्ट्रीय प्रधान बनने तक जग जाहिर है 10 सालों में अपना संगठन नहीं बना पाए। ये अपना जूता ऐसे ही चलाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी इनको ऐसे अवसर देती रहेगी। शुरुआत है, इब्तदाई इश्क है, होता है क्या आगे आगे देखिए, रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। राहुल गांधी जी ना जड़ से जुड़े नेताओं की कदर कर पाए, ना जमीन से जुड़े लोगों की कदर कर पाए और धीरे धीरे करके एक करके कांग्रेस छोड़ रहे हैं। उत्तराखंड में अब जल्द ही समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने जा रही है। आज विशेषज्ञ समिति ने यूसीसी नियमावली का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा है। सीएम धामी ने कहा कि सभी को समान न्याय और समान अवसर मिले, इसके लिए यूसीसी लागू किया जा रहा है। इस ड्राफ्ट में विवाह, तलाक, गोद लेने, संपत्ति उत्तराधिकार, माता पिता का भरण पोषण, जाति, जेंडर और महिलाओं के अधिकार से जुड़े मामलों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून लागू करने का प्रस्ताव है। देखिए 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव से ठीक 2 दिन पहले हमारी पार्टी का संकल्प था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने हम चुनाव में गए थे और चुनाव में हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम सबसे पहले यूसीसी लागू करने के लिए काम शुरू करेंगे। और पहले मंत्रिमंडल की बैठक में हमने निर्णय लिया और उसके लिए फिर यूसीसी के लिए ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया और जल्दी ही हम इस एक्ट का अध्ययन करेंगे और कैबिनेट में चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा प्रयास होगा जल्दी से जल्दी ये लागू हो, चूँकि एक बड़ी व्यवस्था बननी है।
झारखंड विधानसभा चुनाव को सभी दलों ने अपनी तैयारी उसको लेकर तेज कर दी। एनडीए के बीच सीट शेयरिंग की घोषणा हो चुकी है। रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी और आजसू ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन कर सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया। झारखंड में एनडीए के अंदर बीजेपी 68 पर, आजसू 10 पर, जेडीयू 2 पर और एलजेपी रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में बीजेपी, आजसू, जेडीयू और एलजेपी रामविलास साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी और साथ में चुनाव प्रचार भी करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत अपने पूर्वजों के सिद्धांतों पर कायम है। भारत ने उनकी भी मदद की है जो कभी हमारे खिलाफ जंग छेड़े थे। जैन समुदाय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि हम पहले किसी के ऊपर हमला नहीं करते हैं और अगर किसी ने हमारे ऊपर हमला किया तो उसे बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि 1999 में करगिल में पाकिस्तान के दुस्साहस का जवाब देने का विकल्प भारत के पास था, लेकिन उस समय की सरकार ने सेना को हमला करने के लिए सीमा पार न करने का निर्देश दिया था। संघ प्रमुख ने कहा कि जब हमने उनके घर में हमला किया तो हमने पूरे पाकिस्तान को निशाना नहीं बनाया, हमने केवल उन लोगों पर हमला किया जो हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रहे थे। जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला की सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस संदर्भ में एक आदेश भी जारी किया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी को लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी, खनन, श्रम एवं रोजगार कौशल विकास विभाग सौंपा है। सकीना मसूद को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला ने 16 अक्टूबर बुधवार को शपथ ग्रहण किया। उनके साथ ही डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी समेत 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है और आज उन सभी मंत्रियों के विभागों का ऐलान भी कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 6 दिन बाद एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली। ये धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भेजी गई। धमकाने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया। मुंबई पुलिस के मुताबिक धमकी भरे मैसेज में लिखा था कि इसे हल्के में मत लीजिए, सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। मुंबई पुलिस मैसेज भेजने वाले को ट्रैक करने में जुटी है। सलमान की करीबी और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी। इसके बाद सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। जयपुर के एक मंदिर में जागरण के दौरान चाकूबाजी में आरएसएस से जुड़े हुए 10 लोग घायल हुए। घायलों को एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। हमले से गुस्साई भीड़ ने दिल्ली अजमेर हाईवे को भी जाम कर दिया। पुलिस ने समझाइश के बाद रात करीब 1:30 बजे जाम को खुलवाया। करनी बिहार पुलिस के मुताबिक इलाके के मंदिर में शरद पूर्णिमा के मौके पर गुरुवार रात 10 बजे जागरण का कार्यक्रम था और इसके बाद प्रसाद की खीर बांटी जा रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले 2 लोगों ने प्रोग्राम को लेकर आपत्ति जताई। कहासुनी के दौरान ही उन्होंने अपने साथियों को बुलाया, चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना जंक्शन स्टेशन के पास मल्टी लेवल ऑटो पार्किंग जल्द खुलने वाली है। अंडरपास के जरिए यात्री स्टेशन से मल्टी लेवल पार्किंग तक पहुंच सकेंगे। अंडरपास में एक्सीलेटर लगाए गए हैं और इसी के जरिए यात्री आना जाना भी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार सुबह पटना जंक्शन स्टेशन पहुंचे। सबसे पहले मल्टी लेवल पार्किंग का निरीक्षण उन्होंने किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मल्टी लेवल पार्किंग के 4थे फ्लोर तक गाड़ी से ही यहां पर वो गए। उन्होंने बेसिक सुविधाओं का जायजा भी लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी और प्रधान सचिव दीपक कुमार भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही में पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। कोर्ट ने नियमित अदालती मामलों की दैनिक आधार पर लाइव स्ट्रीमिंग आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। यह ऐतिहासिक निर्णय देश भर के नागरिकों के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्य न्यायाधीश ने न्यायपालिका को और अधिक खुला और जवाबदेह बनाने के महत्व पर जोर दिया है। साथ ही ये भी कहा कि हम न्यायिक पारदर्शिता के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। नागरिकों को ये देखने और समझने का पूरा अधिकार है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय में न्याय कैसे प्रशासित किया जाता है। और अगली खबर का रुख करेंगे। खबर दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के साथ ही यमुना नदी भी दूषित होने लगी, इसी से जुड़ी है। कालिंदी कुंज की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पानी के ऊपर सिर्फ झाग ही दिख रहा है। अगले महीने नवंबर में छठ जैसा बड़ा त्योहार है। दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं। दिल्ली सरकार ने भी इस बार छठ को खास मनाने के लिए तैयारी की, लेकिन इस बीच ये वीडियो जरूर तमाम तैयारियों को धता बता रहा है। दिल्ली की यमुना में सालों से गंदगी का अंबार है। यमुना प्रदूषित है।
यमुना को बेहतर और स्वच्छ करने को लेकर कई बार दावे और वादे किए गए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है और हर साल कमोबेश यही हाल रहता है। देश की राजधानी दिल्ली में दीपावली से पहले प्रदूषण बढ़ने लगा है और बढ़ते पोल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान पर काम कर रही है। इसी बीच दिल्ली में लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी है। गुरुवार को कई इलाकों में AQI खराब श्रेणी में पहुंचा। आलीपुर में AQI 261 दर्ज किया गया। दिल्ली में आनंद विहार का बुरा हाल है। अशोक विहार में 261, द्वारका सेक्टर 8 में 339, मुंडका में 370, पटपड़गंज में 322 AQI रिकॉर्ड किया गया। दरअसल हाल ही में दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि करीब 3 महीने के बाद वायु की जो गुणवत्ता है वो खराब श्रेणी में पहुंची है और इसे देखते हुए ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है।